Hello friends, welcome to the current affair videos from Toppers Note. Today, that is 27th of May 2022, I will be covering the following articles. The first article is about emissions embodied exports and carbon space of India. So in this article we will be covering how exports are leading to reducing space for carbon and किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ थिंग्स वी आर एक्सपोर्टिंग. जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसकी वजह से पोल्यूशन बेसिकली हमारी कंट्री में हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट यूटिलाइज कौन कर रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज़. सेकेंड टॉपिक इज़ अबाउट शुगर एक्सपोर्ट कर्ब्स एंड देयर इम्पैक्ट. रिसेंटली गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया है शुगर के एक्सपोर्ट को, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या सिचुएशन है, कितना प्रोडक्शन है, उस सब के बारे में. थर्ड टॉपिक इज़ अबाउट केरला एम्पावर लोकल बॉडी टू कल वाइल्ड बोर्स. तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में, किस अथॉरिटी के साथ केरला गवर्नमेंट ने ये किया उसके बारे में, और सराउंडिंग टॉपिक्स क्या हो सकते हैं वो सब कवर होंगे. फोर्थ टॉपिक इज़ अबाउट पैलेस्टीन इशू डज नॉट डिमिनिश इंडिया इजराइल रिलेशंस. जो काउंसलेट जनरल है इसराइल की, उन्होंने कमेंट किया कि जो पैलेस्टीन का इशू उसकी वजह से इंडिया इसराइल के रिलेशंस पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता. रिसेंट में डिफेंस मिनिस्टर आने वाले हैं इसराइल के, और उनका ये जो स्टेटमेंट एक मेजर इम्पैक्ट भी रखता है, और ओवरऑल इंडिया इसराइल रिलेशंस क्या है और करंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में. फिफ्थ आर्टिकल, फ्रेम पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट LGBTQ वर्कर्स सेज ILO. जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ रिकमेंडेशन आए हैं टू अकोमोडेट LGBTQ पीपल इन वर्क प्लेस. तो वो रिकमेंडेशंस क्या हैं, ILO क्या है, इन सब के बारे में कवर होगा. सिक्स्थ आर्टिकल इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेज सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन. ये एक माइलस्टोन है फॉर द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग सो हार्ड फॉर सो लॉन्ग, और क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस आई हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. So the topic is emissions embodied export and carbon space of India. हुआ क्या है? The growing consumption in rich countries has come at a cost of developing countries such as India. अब एग्जैक्टली टॉपिक है क्या? फर्स्ट जो टर्म है वो है emissions embodied export. मतलब क्या है? आई एम प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट ए इन माई कंट्री इंडिया. इंडिया में मैंने कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, उस प्रोडक्शन के दौरान मैंने काफ़ी ज़्यादा एमिशंस किए हैं, मेरे रिसोर्सेज यूटिलाइज हुए हैं. प्रोसेस में मैंने फ्यूल, पावर, रॉ मटेरियल, कॉस्ट, सब कुछ मैंने यूटिलाइज़ किया यहाँ पे, और उस प्रोडक्ट को मैंने बेसिकली फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कर दिया किसी दूसरी कंट्री को. तो जो भी उसका एमिशंस है वो बेसिकली उसके अंदर एम्बोडीड है, उसके अंदर है, उसकी वजह से हुआ है. सो बेसिकली एमिशंस एम्बोडीड एक्सपोर्ट का मतलब ये है. ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जाता है. रिसेंट जो सिचुएशंस हुई हैं, अगर देखा जाए तो जो अनसर्टेनिटी है ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, खासकर रशियन इन्वेजन के बाद, सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगने के बाद, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है इंडिया के लिए जिसको इंडिया यूटिलाइज कर सकता है एक्सपोर्ट्स बढ़ा के. OECD ने रिसेंटली एक डाटा प्रेजेंट किया है जिसमें OECD का कहना है कि इंडिया जो है वो लीडिंग एक्सपोर्टर है कार्बन एमिशन एम्बोडीड प्रोडक्ट्स का. अब यहाँ पे वर्ड आया कार्बन एमिशंस एम्बोडीड प्रोडक्ट, विच मीन्स मैं जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो ऐसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव है, जिनसे बहुत ज़्यादा एमिशंस होते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट यूटिलाइज कहाँ होता है? डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर. सो पोल्यूशन मैंने अपने पास किया, मेरा कार्बन स्पेस कम हुआ कि मुझे कितना अलाउड है ऑन इन एन ईयर कि मैं कार्बन एमिशन कर सकूँ. तो बर्डन कार्बन का मेरे ऊपर आया, और फाइनल प्रोडक्ट यूटिलाइज कौन कर रहा है? डेवलप्ड वर्ल्ड, जो उस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर रहा है. सो OECD की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया लीडिंग एक्सपोर्टर है ऐसे प्रोडक्ट्स का, और इंक्रीज हो रहा है हमारा जो टोटल कार्बन एमिशन है वो भी. चाइना लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कार्बन एमिशन एम्बोडीड प्रोडक्ट का, उसके बाद US, रशिया एंड इंडिया फर्दर कंट्रीज आते हैं. इंडिया का जो टोटल कार्बन एमिशन एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो गया फ्रॉम 80 मिलियन टन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग WTO, जैसे 1995 के आसपास से 80 से बढ़ के आज वो 426 मिलियन टन हो गया है इन अराउंड 2018. जो शार्प इंक्रीज़ हुआ है बेसिकली वो इंडिया को क्लोज़र लेके आ चुका है लगभग US के कार्बन एमिशन एक्सपोर्ट के. यानी कि जितना US कार्बन एमिशन एक्सपोर्ट करता है
उतना अप्रोक्सीमेटली अब इंडिया एक्सपोर्ट करता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है कि नेट CO2 एक्सपोर्ट कितना है? तो नेट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपोर्ट कैलकुलेट करने के लिए बस डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा किसका, कार्बन एमिशन एम्बोडिड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का। यानी कि मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट किए जिनकी वजह से एमिशन हुआ, और कुछ प्रोडक्ट मैंने इम्पोर्ट भी तो किए हैं जो कि कहीं और एमिशन करके आए हैं। तो जो नेट है वो बेसिकली मेरा एमिशन है। जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस देखने को मिला वो ये था कि बिटवीन चाइना एंड इंडिया, जिसमें देखा गया कि जहाँ चाइना नेट एक्सपोर्ट उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था 2007 एंड 8 के आसपास, इंडिया का नेट एक्सपोर्ट स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन दैट पीरियड। इंडिया का जो नेट एक्सपोर्ट कार्बन एमिशन था वो लोवेस्ट था 2007 के आसपास माइनस में, उसके बाद से वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एट प्रेजेंट जो नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट है वो है 55 मिलियन टन। जो नेट कार्बन एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है इन सम केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट हम बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं उसमें डिक्लाइन हो रहा है, मेजरली बिकॉज क्योंकि हम इंपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा रेट से कर रहे हैं। सो जो नेट वैल्यू है वो कम हो रही है केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के मैटर में। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो जो डोमेस्टिक कार्बन एमिशन एम्बोडिड एक्सपोर्ट है केमिकल का वो सिर्फ 2.1 मिलियन टन था 1995 में, जो इंक्रीज़ होकर आज 9.8 मिलियन टन हो चुका है अराउंड 2018। सिमिलरली अगर देखा जाए तो कार्बन एमिशन एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो इंक्रीज़ हो गया फ्रॉम 1.3 मिलियन टू 8 मिलियन, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। और जो पेट्रोलियम का कार्बन एमिशन था वो 6.6 से 25.5 मिलियन टन हो चुका है इस सेम पीरियड में। तो जो नेट एक्सपोर्ट है कार्बन एमिशन का वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है इवन इन केस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। डिक्रीज सिर्फ कहाँ हुआ है, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी इस वजह से क्योंकि इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है इसका। अब एक्सपोर्ट हम करें तो इम्पोर्टर कौन है, डेवलप्ड कंट्रीज़। तो जो इम्पोर्टर्स है वो कौन है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ नेट इम्पोर्टर है पोल्यूटेड गुड्स के, जो कि कहीं और प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ज़्यादा पोल्यूशन वाले जितने भी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कहीं और होंगे, यूटिलाइज वो करेंगे, उनका एमिशन नहीं होगा, एमिशन उनका होगा जिन्होंने वो प्रोड्यूस किया, स्पेशली द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जो लार्जेस्ट नेट इम्पोर्टर है कार्बन एमिशन इंटेंसिव गुड्स का वो है US, जापान, जर्मनी, यूरोप, सारे डेवलप्ड कंट्रीज़। US का जो नेट कार्बन इम्पोर्ट है वो इंक्रीज़ हो गया फ्रॉम 262 इन 1995 टू 834 मिलियन टन, जो कि बेहद ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। यानी कि इतना पोल्यूशन बाहर हो रहा है US के, पर प्रोडक्ट यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, US के अंदर। इसकी जिम्मेदारी US की नहीं है पोल्यूशन करने की, बट फाइनली प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में। द OECD मेंबर कंट्रीज़ है जो कि बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ और नेट इम्पोर्टर्स है सारे के सारे। ड्यू टू स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल मेजर्स जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ने डेवलप किया है, उस वजह से बेसिकली पोल्यूशन इंटेंसिव इंडस्ट्री ज़्यादातर क्या करते हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बजाय डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ जाते हैं। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और बाकी के साउथ ईस्ट एशिया, इन देशों में क्या है कि जो लोवेस्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड है उनका कोई खास एनफोर्समेंट भी नहीं है। जो है थोड़ी बहुत एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स उनको कोई एनफोर्स नहीं करता है, जिसकी वजह से उनका रिसोर्स और लेबर कॉस्ट डाउन जाता है। एज अ रिज़ल्ट एक फिनोमिना भी रिसर्चर ने पॉइंट आउट किया, पोल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस। जैसे टैक्स हेवन है वैसे पोल्यूशन हेवन, इनकी ऐसी कंट्री में मैं प्रोडक्शन करूं जो कि पोल्यूशन के मामले में मुझे परेशान ना करे, जैसे कुछ कंट्रीज टैक्स के मामले में नहीं करती। तो पोल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस का मतलब था, जो रिसर्चर्स ने पॉइंट आउट किया कि इंडस्ट्रीज़ उन डायरेक्शन में, उन कंट्रीज़ या उन ज्यूरिसडिक्शंस में जा रहे हैं जहाँ पे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स वीक है, एनफोर्समेंट वीक है, ताकि वो अपना प्रोडक्शन कर सके और कॉस्ट कम रहे और प्रॉफिट मेंटेन रहे। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका जो लैक्स है एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल पॉलिसी हैज़ बिकम अ पोल्यूशन हेवन, एक तरह का ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऐसी हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब इसके बारे में कुर्नेट्स कर्व भी फॉलो होता है। जो वन पॉसिबल आर्ग्यूमेंट है कि इंक्रीज्ड GDP एज
a result of expansion in export revenue can be utilized for improving the environmental quality. यानी कि अगर जीडीपी इंक्रीज़ होगी तो उसके एक्सपेंशन के साथ रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो उसको यूज़ कर लेंगे हम एनवायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. लेकिन एज पर एनवायरमेंटल का जो कुर्नेट्स कर्व है, देर इज़ अ इनवर्टेड यू शेप रिलेशनशिप between the income of a country and its environmental degradation. इनकी प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज़ का जो लेवल ऑफ डिग्रेडेशन है शुरुआत में वो सब सही था, बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पे आके वो पीक पे जाएगा, और पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइमिंग पे जहाँ पे सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी बन जाती है वो डाउन पे चला जाएगा, और पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज़ होती रहेगी, यानी कि जीडीपी ग्रोथ होती रहेगी. सो जो इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप है वो फॉलो होगा इन केस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इसका मतलब ये भी है कि जैसे ही इनकम इंक्रीज़ होगी एनवायरमेंटल क्वालिटी बिगिंस टू डिटेरियोरेट, लेकिन इम्प्रूव होगी आफ्टर सम टाइम. इनकम इंक्रीज़ होगी तो एनवायरमेंट की क्वालिटी डिक्रीज़ होगी, लेकिन कुछ टाइमिंग बाद इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, इनकम भी इंक्रीज़ होती रहेगी. हावेवर देयर इज़ नो कंसेंसस अक्रॉस इस स्टडी के ऊपर कि ऐसा कोई फाइनल है ये और ऐसा ही फॉलो होगा, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं. अगर कोई ढंग से ना देखे तो शायद ये कर्व कभी फॉलो ना और डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बने कि पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है और इनकम भी बढ़ती जा रही है, बट कभी भी पोल्यूशन डिक्रीज़ ना हो और बर्डन सारा उसी कंट्री पे रहे. मेजरली देखा जाए तो ये किस वजह से भी होता है, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स. जो इंडिया है वर्चुअली एक्सपोर्ट करती है सम ऑफ इट्स डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर. हम सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर में से हैं. राइस सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं. राइस के प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है. इतना ज़्यादा वाटर यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है, इंडिया. खा कौन रहा है, डेवलप्ड वर्ल्ड. हमें सिर्फ एक मतलब ऑब्वियसली उसका कुछ पेमेंट मिल रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम अपने जो डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज है, स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको इतना ज़्यादा लेवल पे यूटिलाइज करें. इसको वाटर एक्सपोर्ट भी बोलते हैं. इंडिया है वो लीडिंग एक्सपोर्टर है राइस का ग्लोबल मार्केट में, और जिस तरह की वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इंडिया इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है वाटर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि अब उनको वाटर नहीं चाहिए राइस को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सारा वाटर बेसिकली वो सेव कर रहे हैं. दिस वर्चुअल वाटर ट्रेड विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी हैव वाटर इश्यूज और वो बहुत स्पीडली बढ़ रहे हैं. फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ऑल्दो देयर हैज़ बीन एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन वाटर यूज़ एफिशिएंसी. वाटर यूज़ एफिशिएंसी अगर हम इम्प्रूव कर पाएँ तो शायद ये चीज़ सस्टेनेबल बन सके, और उसके कुछ साइन भी मिले हैं. जो वाटर एफिशिएंसी इंडेक्स है उसमें देखा गया है कि जो वाटर एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम $0.95 per मीटर क्यूब ड्यूरिंग 1993 to 7 से इंक्रीज़ होके 0.95 से इंक्रीज़ होके 3 पे चला गया इन अराउंड 25 to 30 ईयर्स. तो जो एग्रीकल्चरल वाटर विड्रोवल है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल अवेलेबल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स, वो इंक्रीज़ हो गए 26% से 36, जो कि नॉट अ गुड साइन. टोटल पर कैपिटा रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स भी डिक्लाइन हुआ है. जहाँ पहले अवेलेबल था 1909 क्यूबिक मीटर, वहाँ अब सिर्फ 1412 क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल है पर कैपिटा. तो ये दो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं. बस वाटर एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है फ्रॉम 0.95 to 3. वे फॉरवर्ड क्या है, द ग्रोइंग कंजप्शन इन रिच कंट्रीज हैज़ कम एट अ कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया. डेफिनेट है उनका कंजप्शन ज़्यादा है, वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं फूड से लेके बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेके हर एक टाइप के प्रोडक्ट, और उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी कंट्री. हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसके लिए डिग्रेड कर रहे हैं और पोल्यूशन में सफ़र कर रहे हैं. तो कंजप्शन वो करे, कॉस्ट हम उठाएं. हमें कमिटमेंट दिया हुआ है पेरिस समिट के अंदर, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, तो हमें भी वो अचीव करना है. तो बर्डन किस पे आता है, हम पे. कंट्रीज हैव बिगन इम्पोजिंग एनवायरमेंटल टैक्स इसके लिए, ताकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एनवायरमेंटल इशू है वो कवर हो सके. फॉर एग्जांपल OECD कंट्रीज़ का जो टैक्स है रफली कॉन्स्टिट्यूट 2% ऑफ GDP, यानी कि एनवायरमेंटल टैक्स अप्रोक्सीमेटली 2% तक कवर करता है.
जहाँ की इंडिया की बात करें तो जो एनवायरमेंटल टैक्स इंडिया के अंदर सिर्फ वो 1% है, 1% ऑफ जीडीपी, और वो मार्जिनली कम ही हुआ है। 2005 के आसपास एनवायरमेंटल टैक्स 1.38% जीडीपी था, वो डिक्रीज़ होकर 2019 तक 1% तक रह गया है। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल मेजर्स लाना ज़रूरी है। रिविज़िट करना कि किसी तरह से इंक्रीज़ किया जा सके एनवायरमेंटल टैक्स, और सिमिलरली वाटर सेविंग पॉलिसीज़ इज़ द नीड ऑफ आर, ताकि इम्प्रूव हो सके वाटर यूज़ एफिशिएंसी और साथ में प्रमोट हो सके सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ राइस और अदर क्रॉप्स इन द कंट्री। रिसेंटली गवर्नमेंट ने शुगर एक्सपोर्ट पे कुछ कर्ब्स लगाए हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा इस आर्टिकल में देखेंगे। गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को डिसाइड किया कि जो एक्सपोर्ट है शुगर का उसको रिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में डाल देना विद इफेक्टिव फ्रॉम जून 1। जो कर्व है वो बहुत सालों बाद, लगभग 4 साल बाद ऐसा कोई कर्व आया है शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर। तो मेन रीज़न इसका यही था कि मेंटेन हो सके डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ शुगर। इंडिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिगेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, एक्सपोर्टर नहीं है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्राज़ील और हम आते हैं सेकंड लार्जेस्ट करंटली। इससे पहले थाईलैंड भी कंपटीशन में था। अब कर्ब्स क्या हैं जो रिसेंट कर्ब्स लगाए हैं, तो गवर्नमेंट ने मूव किया है कि जो शुगर है वो ओपन कैटेगरी से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी एक्सपोर्ट अलाउ नहीं होगा बिना परमिशन के। तो स्पेसिफिक परमिशन चाहिए। परमिशन देगा कौन? डायरेक्टरेट ऑफ शुगर, जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जो कर्ब्स है वो बेसिकली जून 1 से शुरू होंगी और सिर्फ अक्टूबर 31 तक होगी, या फिर बीच में कभी ऑर्डर ट्वीक किया जाए या चेंज किया जाए, कोई नया ऑर्डर आए तब तक। सो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कोई परमानेंट बैन नहीं है, ये कोई एवरलास्टिंग बैन नहीं है, कंप्लीट बैन नहीं है, सिर्फ कोटा डिक्लेयर किया है और रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है। एक्सपोर्ट पॉसिबल है लेकिन परमिशन चाहिए। करंट स्टेटस अगर देखें तो इंडस्ट्री ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं अप्रोक्सीमेटली 90 लाख टन ऑफ शुगर एक्सपोर्ट, यानी कि लगभग 90 लाख का तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, जिसमें से 71 लाख टन ऑलरेडी कंट्री के बाहर जा चुका है। जून 1 से जो भी एक्सपोर्ट होगा, चाहे वो पेंडिंग हो कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी या फिर नए कॉन्ट्रैक्ट हो, सबके लिए परमिशन चाहिए। अब हाउ मच इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू सीजन्स। बम्पर क्रॉप हुई कुछ 4 सीज़न के अंदर, तो एक्सपोर्ट भी बूम हुआ है। सेंटर ने भी ऐसी सब्सिडीज़ दिए मिलर्स को ताकि जो सेल्स है अब्रोड में पुश हो सके। उसके साथ जो शुगर सीजन के शुरू होने से पहले, जो कि हर साल अक्टूबर टू सितंबर रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कोटा फॉर एक्सपोर्ट एंड सब्सिडी, यानी कितना आपको एक्सपोर्ट करना उसका टारगेट दे दिया, प्लस उसको अचीव करने के लिए जो आपको लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट चाहिए सब्सिडी के रूप में हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सब्सिडी दे दी प्लस एक्सपोर्ट टारगेट दे दिया। रिजल्ट क्या होगा कि टारगेट अचीव होगा। 2017-18 में देखा गया कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा 20 लाख टन का शुगर एक्सपोर्ट के लिए और सैंक्शन किया लगभग 1540 करोड़। इंटरनल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, फ्राइट और बाकी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए। उस सीजन के अंदर इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट किया 6.7 लाख टन, 20 टारगेट था, 6.2 अचीव हुआ। और एक्सपेंडिचर सब्सिडी पे कितना हुआ? 440 करोड़। उससे नेक्स्ट ईयर 18-19 में 50 लाख का बेसिकली टारगेट रखा और सब्सिडी अलोकेट की 5538 करोड़। अचीव कितना हुआ? 38 लाख टन बाहर गया, 4200 सब्सिडी यूटिलाइज हुई। 2019-20 में बम्पर क्रॉप हुआ, एक्सपोर्ट कोटा को हाइक कर दिया और ज़्यादा, और 60 लाख टन का टारगेट रखा गया विद अ सब्सिडी ऑफ 6200। वहाँ की ये वाला टारगेट अचीव हुआ विद 59.60 लाख टन, अप्रोक्सीमेटली 6225 करोड़ ऑफ सब्सिडी, लगभग पूरा सब्सिडी उन्होंने यूटिलाइज किया। नेशनल मार्केट के अंदर जो शुगर एक्सपोर्ट था वो टच हुआ 70 लाख टन इन 2020-21, आउट ऑफ विच 60 लाख टन वॉज
डन यूजिंग 3,500 करोड़ सब्सिडी, जो कि पहले से हाफ है, प्लस 10 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ बिना सब्सिडी के। ये हुआ 2020 एंड 21, जो कि एक मेजर ट्रैक्शन हुआ, और ये मेजरली इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हमें हेल्प भी मिला इसमें, क्योंकि वहाँ पे डिमांड था। तो जो एक्सपोर्ट विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडी था वो कैसे हुआ? ओपन जनरल लाइसेंस रजीम के अंडर हुआ। करंट सीजन के अंदर जो मिलर्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी रखे हुए हैं 90 लाख टन के, और एक्सपोर्ट वो ऑलरेडी कर चुके हैं 71 लाख टन का। अब रीज़न क्या है बम्पर क्रॉप का? एक तो ब्राज़ील बम्पर एक्सपोर्ट का सॉरी एक तो ब्राज़ील ने बहुत ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया है, ताकि जो फ्यूल प्राइसेस का इम्पैक्ट है वो थोड़ा मिटिगेट कर सकें। तो वो फिर डाइवर्ट कर अपने शुगर प्रोडक्शन को इथेनॉल में। तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ब्राज़ील था। एज अ रिज़ल्ट इंडिया ने उसका स्पेस लेने की कोशिश किया। दूसरा जो सेकंड बिगेस्ट था थाईलैंड, उसके अंदर काफ़ी ड्रॉट के सिचुएशन बने, जिसकी वजह से जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप माना जाता है शुगर केन, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और उसका स्पेस जहाँ जहाँ वो एक्सपोर्टर मतलब जो जो उनकी मार्केट थी उनको कैप्चर करने की कोशिश की इंडिया ने। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद, लेकिन ब्राज़ील हमेशा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट आगे रहा है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। इंटरनेशनल प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहे हैं, बढ़े हुए हैं, बहुत हाई रहे हैं। तो उस वजह से एक्सपोर्टर्स को काफ़ी हेल्प मिला, और वो इंश्योर कर पाए कि फार्मर का भी पे कर सके टाइम पे, और ज़्यादा पेमेंट उनको रिसीव हुआ फॉर द एक्सपोर्ट क्वांटिटी। अब कर्ब क्यों लगाया गवर्नमेंट ने? एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री के इनसाइडर्स की बात अगर हम देखें, जो एक्सपोर्टर्स हैं वगैरह, तो उनका कहना है कि जो अभी भी है बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन गवर्नमेंट की वरी क्या थी कि लो स्टॉक्स रहेंगे अगर शुरुआत में सीजन के, तो उससे सप्लाई चेन कंस्ट्रेन आएंगे, और अराउंड 3 महीने के लिए प्राइसेस, डोमेस्टिक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो जो शुगर सीज़न है वो बेसिकली स्टार्ट होता है अक्टूबर में, और मोमेंटम दिसंबर के आसपास तक पकड़ता है। तो उस टाइमिंग के बीच में अक्टूबर तक अगर अच्छा स्टॉक नहीं होगा तो डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अगर स्कैरसिटी है बैकअप स्टॉक की उस पीरियड के दौरान, तो एस्केलेट हो जाएंगे डोमेस्टिक मार्केट के प्राइसेस, रिटेल प्राइसेस भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे उस दौरान। तो कम से कम 65 to 70 लाख टन का हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। अगर हम प्रेजेंट कर्व को देखें तो वो इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट शुगर स्टॉक पे रियल टाइमिंग में ध्यान रखेगा और शॉर्टेज ना होने दे नेक्स्ट सीजन से पहले, ये इंश्योर करेगा। इसीलिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये एक्सपोर्ट कब लगाया है। रिटेल शुगर प्राइस लगभग स्टेगनेंट रहे ईयर ऑन ईयर, लगभग 39 से 41 पर केजी के आसपास पिछले 3-4 सालों में यहीं पे होवर कर रहे हैं, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। अब व्हाट विल बी द शुगर आउटपुट दिस सीजन, कितना आउटपुट एक्सपेक्ट किया जा रहा है? तो कंट्री बम्पर शुगर क्रॉप, शुगर केन की क्रॉप हुई अब की बार भी 521 मिल कोशिश कर रही है क्रशिंग की सीज़न में, जिनमें से 116 मिल अभी भी काम कर रही है पिछले साइकिल का। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो क्रशिंग सीज़न है वो लगभग सेकेंड वीक ऑफ जून तक कंप्लीट होगा, लगभग पूरे कंट्री के अंदर। कंट्री विल सी अ प्रोडक्शन ऑफ 350 लाख टन ऑफ शुगर, जिनमें से 34 लाख टन ऑलरेडी सब्ज्यूम कर लिया गया इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। इनकी 350 में से 34 लाख टन ऑलरेडी हम इथेनॉल की तरफ डाइवर्ट कर चुके हैं। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंजप्शन हमारा 260 लाख टन होगा। तो कुछ जो अमाउंट बचेगी उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे स्टॉक के लिए लगभग 50-60 के आसपास बचता है। तो उतना रखना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट सीजन, इसलिए गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है कर्व। इंडस्ट्री का व्यू क्या है इन रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर? पहला रिएक्शन जो आया वो ये था कि प्राइस इंक्रीज़ हो गए, ड्रॉप हो गए 50 रुपये पर टन एक्स मिल प्राइस, यानी कि जो मिल के बाहर आने के बाद जो प्राइस होगा वो 50 रुपये पर टन कम हो गया, जो कि नॉर्मल है और एक्सपेक्टेड लाइंस पे इतना ड्रॉप आना लाजमी है। इंटरनेशनल प्राइसेस रिमेन सेम, इसका मतलब है उनको कोई टेंशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि इंडिया वुड एंड अप एक्सपोर्टिंग 100 लाख टन ऑफ शुगर, क्योंकि ऑलरेडी 71 कर चुके हैं, इवन विद द कर्ब्स।
बेशक कब लगाया, लेकिन परमिशन तो मिलती रहेगी और उस परमिशन के साथ ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर देंगे और प्रोडक्शन अच्छा होने वाला है, ये भी एक्सपेक्टेड है। प्रेजेंट लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट कंजेशन अगर रिमूव हो जाए या रिजोल्व हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टारगेट को अचीव करने में। ज़्यादातर मिलर्स का कहना है कि कर्ब्स वुड नॉट इफेक्ट देम, और जो एक्सपोर्ट है बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से चलता रहेगा। तो ये जो 100 लाख टन का शायद इस साल अचीव हो जाए। अब एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, केरला एम्पावर्स लोकल बॉडीज़ टू कल वाइल्ड बोर्स। ये एक एनिमल है जिसको कल करने की परमिशन केरला ने दी है लोकल बॉडीज़ को। तो न्यूज़ में क्या है, केरला गवर्नमेंट हैज़ एम्पावर्ड लोकल बॉडीज़ टू कल वाइल्ड बोर्स जो थ्रेट पोज करते थे एग्रीकल्चर को और ह्यूमन लाइफ को। उन केरला कैबिनेट ने डिसाइड किया अपॉइंट करने के लिए कि चेयरपर्सन्स जो हैं लोकल बॉडी को एज अ ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन्स बना दिया जाए आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट टर्न डाउन अ सजेशन बाय स्टेट टू डिक्लेयर वाइल्ड बोर्स एज वर्मिन। इनके स्टेट गवर्नमेंट ने बोला वाइल्ड बोर्स को वर्मिन डिक्लेयर कर दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो कैबिनेट ने क्या किया, ऑनरी वाइल्ड लाइफ वार्डन बना दिया जितने भी चेयरपर्सन है लोकल बॉडीज़ को, ताकि वो कलिंग कर सकें। तो ये पूरा इशू है क्या, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो चीज़ें देखनी है। पहली बात, वाइल्ड लाइफ वार्डन होता क्या है। सेक्शन 4 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपॉइंट कर सके एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, और कोई भी ऐसा ऑफिसर या एम्प्लॉय जो कि ज़रूरी है फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। सेक्शन 11B(1) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइड करता है पावर किसको, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, कि वो इशू कर सके ऑर्डर टू किल वाइल्ड एनिमल्स अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि एक पर्टिकुलर एनिमल हैज़ बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए। अब वर्मिन एनिमल कैसे डिक्लेयर होते हैं, एज पर सेक्शन 62 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 स्टेट कैन सेंड अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स सेंटर को कि रिक्वेस्ट करें कि भाई इनको वर्मिन डिक्लेयर कर दो ताकि इनका सेलेक्टिव स्लॉटर हो सके, कलिंग हो सके। वाइल्ड लाइफ लॉ डिवाइड करता है स्पीशीज़ को स्केड्यूल्स में, रैंक्ड फ्रॉम 1 to 5। स्केड्यूल 1 के मेंबर्स जो बेस्ट प्रोटेक्टेड है उनको कोई टच ना करे इन थ्योरी, विद सीवियर पनिशमेंट अगर उनको कोई हंट करने की कोशिश करता है तो। और वाइल्ड बोर्स, नीलगाय, रेसेस मंकीज़, ये स्केड्यूल 2 and 3 में है। इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड बट कैन बी हंटेड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। वो कंडीशन क्या है देखेंगे। वर्मिन एनिमल क्या होते हैं, ये वो एनिमल होते हैं जो वाइल्ड में होते हैं बट मारे जा सकते हैं और डैमेज करते हैं हमारी प्रॉपर्टी को, और नॉट वेरी गुड, जो गुड ना माने जाए, मतलब कोई सपोर्टिंग रोल ना अदा कर रहे हो। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है, स्केड्यूल 1-2 एनिमल विच आर इन कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, दीज आर गिवन एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटिंग। तो जो भी स्केड्यूल 1 में और 2 में है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के स्पीशीज़ माने जाते हैं और उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया जाता है हंटिंग के लिए। तो टाइगर को कोई हंट नहीं कर सकता। स्केड्यूल 3 and 4 ये रफली द सेम प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 and 2 बट कवर एनिमल्स दैट आर नॉट इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, यानी कि डेफिनेट है कि प्रोटेक्शन है इनको भी, लेकिन एक्सटिंक्ट का डेंजर नहीं है, तो इनको कंट्रोल्ड वे में कलिंग हो सकता है या हंटिंग हो सकता है। Schedule 5 delineates animals that can be hunted with the prior permission of chief wildlife warden, यानी कि वर्मिन्स की कैटेगरी है ये, वो एनिमल्स जो यूज़ नहीं होते और जिनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो बेसिकली ये हंटिंग की हंट किए जा सकते हैं, बस परमिशन चाहिए होती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की। और Schedule 6 concerns cultivation and plant life and gives teeth to setting up more protected animal parks। कुछ स्पेसिफिक प्रोड्यूस करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, कोई स्पेशल एनिमल को रेयर करने के लिए स्पेशल पार्क बनाने की जो और उस प्रोटेक्शन का है वो Schedule 6 देखता है। सो न्यूज़ में क्या है, पैलेस्टीन इशू डज नॉट डिमिनिश इंडिया एंड इजराइल रिलेशन। रिसेंटली जो काउंसिल जनरल बेंगलुरु में इसराइल की, उन्होंने बोला कि जो अनरिजोल्व पैलेस्टीन इशू है कुड बी अ फैक्टर इन इंडिया
इसराइल रिलेशनशिप, बट वो डिमिनिश नहीं करता या निगेट करे हमारी पार्टनरशिप को जो दो देशों के बीच में है। एक मेजर पॉइंट ऑफ कमेंट है, क्योंकि यूजुअली माना जाता था कि फ़लस्तीन इशू शायद कहीं ना कहीं एक बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन इंडिया एंड इसराइल रिलेशन। इसराइल के लिए जो जोग्राफिकल सिचुएशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको देखना भी ज़रूरी है। एक तो मेडिटेरियन सी को इसका कोस्ट है, दूसरा गाजा स्ट्रिप कहाँ पे मेडिटेरियन सी के पास है, टच करती है किसको, इजिप्ट को, इजिप्ट की सिनाई पेनिनसुला को टू बी प्रिसाइज, जो कि 1979 के पीस अकॉर्ड के साथ वापस कर दी थी इसराइल ने इजिप्ट को, क्योंकि इजिप्ट ने जब अटैक किया था तो इसराइल हैज़ कैप्चर्ड दिस पर्टिकुलर पेनिनसुला, जो बाद में इन्होंने वापस कर दी। दूसरा वेस्ट बैंक क्या है, वेस्ट बैंक में बेसिकली यही जो डॉटेड वे में दिख रहा है ये पूरा फ़लस्तीन है और जेरूसलम का इशू। जेरूसलम को डिवाइड किया हुआ है ईस्ट एंड वेस्ट में, तो जो ईस्ट है वो वेस्ट बैंक अपना कैपिटल बताता है, यानी कि फ़लस्तीन अपना कैपिटल बताता है, और ईस्ट वाले को जेरूसलम को इसराइल अपना कैपिटल बताता है। डेड सी, उसके करेक्टरिस्टिक्स किस किस को वो है, इधर जॉर्डन एंड इसराइल के बीच में है। गोलन हाइट्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखता है, क्या है गोलन हाइट्स, और गोलन हाइट्स की कब कैप्चर किए, 1967 में सीरिया से। स्टेटस क्या है, इसराइल ने एनेक्सेशन किया बट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है गोलन हाइट्स। प्लस इधर इसराइल का जो लास्ट टिप है वो टच करता है रेड सी को। सो अगर क्वेश्चन आए कि रेड सी को टच करता है नहीं करता इसराइल, कोस्ट लाइन उसका है नहीं है, तो आंसर है यस इट हैज़। रिसेंटली अब्राहम रिकॉर्ड्स साइन किए गए, अंडर अब्राहम रिकॉर्ड जो 2020 में साइन किए गए, इसराइल ने नॉर्मलाइज कर लिया अपने रिलेशन विद 4 कंट्रीज़, यूएई, बहरीन मेजरली अभी रिसेंट हुए, और उससे पहले मोरक्को और सूडान के साथ हुए थे अंडर सिमिलर अकॉर्ड्स। सो जो चेंज हुआ डायनामिक्स में कि रीजन का पूरा और पोटेंशियल ग्रुपिंग इंडिया, यूएसए, इसराइल एंड यूएई, इसको एक मिडल ईस्टर्न क्वाड की टर्म भी दिया जा रहा है, तो इट कैन बिकम अ मेजर थिंग, क्योंकि जब से यूएई के और इसराइल के रिलेशन इम्प्रूव हुए हैं उसके बाद इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई है। उस मीटिंग के जो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जा रहा है कि ऑलरेडी इंडिया हैज़ वेरी गुड रिलेशन विद यूएई, इंडिया हैज़ वेरी गुड रिलेशन विद इसराइल, इंडिया हैज़ गुड रिलेशन विद यूएसए, सो वाई डोंट वी कोलैबोरेट एंड मेक अ सिक्योरिटी और सम अरेंजमेंट फॉर द मिडल ईस्ट पार्ट, जो एक पूरे एरिया को कवर करे, क्योंकि इससे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और एबल, सिर्फ ट्रस्टवर्दी नहीं, एबल, बिकॉज इट्स अ वेरी साउंड इकोनॉमी, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी एंड यूएस इज़ डेफिनेटली हैविंग अ बिगर रोल इन द एरिया। सो ये टुगेदर मिलके एक बेटर रोल प्ले कर सकते हैं। और जो रिसेंट यूए की लीडरशिप है वो काफ़ी अकोमोडेटिव है विद व्यूज़ ऑफ अदर कंट्रीज एंड हैज़ नॉट बीन रिलीजियसली वेरी कंजर्वेटिव लाइक सऊदी अरेबिया, तो वो एक बेटर पार्टनर प्रूव होगा फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो द टॉक हैज़ बिन देयर कि एक मिडल ईस्टर्न क्वाड भी बन सकता है। इससे क्वाड का जो एक आर्गूमेंट है कि क्वाड इज़ एंटी चाइना ग्रुपिंग, वो भी डिमिनिश होगा, क्योंकि इंडिया इज़ नाउ हैविंग अ डिफरेंट क्वाड, ये भी फिर चाइना की तरफ थोड़ी ना है। सो इट विल डिमिनिश, डाइल्यूट द क्रिटिसिज्म ऑफ क्वाड एज अ एंटी चाइना ब्लॉक। सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डायनामिक्स लगातार चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मेजर शिफ्ट आ रही है इस रीजन के अंदर, चाहे वो यमन की वॉर हो, सऊदी और ईरान की टॉक्स चल रहे हों, ईरान का जो न्यूक्लियर डील था उसमें वापस आना, टर्की के और सीरिया के अटैक्स, तो मेजर अपहेवल इज़ हैपनिंग इन द रीजन। इस रीजन के अंदर अगर हम अभी बेटर कुछ अरेंजमेंट कर सके, जैसे एफटीए साइन करना यूए के साथ और उनके साथ कोई अरेंजमेंट करना, तो दैट विल गिव अ बूस्ट टू इंडियाज एंगेजमेंट, जो फ्यूचर में हम कर सकेंगे इस एरिया के लिए। अब इंडिया इसराइल रिलेशन क्या है, बोथ कंट्रीज आर इंक्रीजिंगली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, वाटर, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर एंड वाटर में तो बहुत अच्छा हमारा जो रिसर्च है और बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, फिल्ट्रेशन से लेके हाउ कैन वी इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उन सब पे। अलॉन्ग विद वाइड एरिया ऑफ कोऑपरेशन, जो डिफेंस कोलैबोरेशन है वो एक क्रूशल पार्ट अदा कर रहा है, चाहे वो ड्रोन्स को लेके हो और रिसेंटली डेवलप्ड बराक 8 मिसाइल, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, और बराक 8 इंडिया की डीआरडीओ और इसराइल एरोस्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है। फॉलोइंग एग्रीमेंट्स रिसेंटली साइन भी हुए हैं जब विज़िट किया था प्राइम मिनिस्टर ने।
सो इंडिया इसराइल के जो एग्रीमेंट साइन हुए थे साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेके, एनर्जी कोऑपरेशन, एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, मेडिसिन एंड साइन स्पेस का MOU साइन करना, और कोशिश करना कोऑपरेशन डेवलप करना इन द एरिया ऑफ मेटल एयर बैटरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इसराइल की डील्स होना। सो ये दीज थिंग्स गिव अ वेरी ब्रॉडर मीनिंग टू इंडिया इसराइल रिलेशन। और security dynamics and security technology dynamics is further boosting that. A balancing nuclear deal. Israel is dead averse to any idea of dealing with Iran, और न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर उसका रिज्यूम होता है आफ्टर अ डील, सो उसको बहुत एग्रेसिवली अपोज करता है इसराइल। लेकिन इंडिया का सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है कि रिवाइव हो जाए जो JCPOA था इनकी इंडिया ईरान की न्यूक्लियर डील। क्यों? ताकि बूस्ट होगा रीजनल कनेक्टिविटी को। सैंक्शंस रिमूव होते ही, डील में आते ही ईरान के रिवाइव हो जाएगा इंडिया का इंटरेस्ट चाबार पोर्ट पे, बंदर अब्बास पोर्ट पे, और बाकी के जो रीजनल कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जैसे कि इंडिया का नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये फर्दर हेल्प करेगा इंडिया को न्यूट्रलाइज करने में चाइनीज़ प्रेजेंस इन ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम चाहबार, इंडिया का जो इंटरेस्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर में, उसमें बेहद ज़्यादा हेल्प होगा, जो रन करता है थ्रू ईरान। अगर ईरान पे सैंक्शंस होंगे तो डेफिनेटली हम वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जो नहीं भी हो रहा है। प्लस कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी विद 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो कि डेफिनेटली एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा। एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी क्योंकि प्रेशर की वजह से हमने अब इम्पोर्ट करना ईरान ऑयल को बंद कर दिया था। सो जो लिंक्ड है चाहे वो काटसा से हो, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इंडिया ने अपना जो इंपोर्ट था वो ज़ीरो कर दिया था। सैंक्शंस हटते ही हम इंपोर्ट फिर से शुरू कर सकेंगे, और बहुत नज़दीक से इंपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए बेटर भी पड़ेगा। और एनर्जी सिक्योरिटी होगी क्योंकि हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। रिस्टोरेशन ऑफ टाइज बिटवीन US एंड ईरान विल हेल्प इंडिया टू प्रोक्योर चीप इरानियन ऑयल, और एनर्जी सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी। सो ओवरऑल बैलेंस करना किसी तरह से न्यूक्लियर डील जो होने वाली और इंडिया इसराइल रिलेशन का, तो जो पॉइंट है वो एक सिग्निफिकेंट आर्गुमेंट है कि इंडिया इसराइल रिलेशन इम्पैक्ट नहीं होता ना पैलेस्टीन से, और शायद हम बैलेंस आउट कर सकें इवन द ईरान न्यूक्लियर डील। सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट फ्रेम पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट LGBT वर्कर, जो कि कहा है ILO ने। ILO बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, एंड इट्स द ओनली ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। ट्राई पार्टी मतलब 3 पार्टी, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, तीनों इसके पार्टी और डिसाइड करते हैं, रिकमेंड करते हैं। एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसने कहा है इंक्लूजन ऑफ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स एंड क्वेयर पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ रिकमेंड किया है मेंबर कंट्रीज़ को, जो 186 मेंबर कंट्रीज़ है इसके, एम्प्लॉयज़ को और ऑर्गेनाइजेशन को, किस तरह से वो इस ग्रुप को इंक्लूड कर सकते हैं जो उनके बिजनेसेस हैं, उनके जो वर्किंग कल्चर है उसमें, और कुछ लॉन्च करे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ताकि जो बैरियर्स फेस करते हैं ये लोग वो रिड्यूस हो सके। इसमें इस रिपोर्ट में जो उन्होंने रिलीज़ किया उसमें डिस्क्रिमिनेशन को भी हाईलाइट किया है। उसने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन जो है इकोनॉमिक कॉस्ट का ही नहीं है, बल्कि उनकी फैमिलीज़ के साथ भी है, एंटरप्राइजेस, नेशनल इकोनॉमी, सबको ही एक तरह से एक डिस्क्रिमिनेटेड वे में उनको ट्रीट करते हैं। जो LGBTQ के लोग हैं वो हरासमेंट फेस करते हैं, वॉयलेंस फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन या करेक्टरिस्टिक्स, इन सब बेसिस पे वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। रिकमेंडेशन क्या दिया फिर ILO ने कहा कि नेशनल पॉलिसी एंड लेबर लॉ को रिव्यू करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट्स एसेस कर सके कि कंट्री की वर्क पॉलिसी एनवायरनमेंट कैसा है LGBTQ के लिए। ये अलाउ करेगा आइडेंटिफिकेशन में, ताकि कॉन्क्रीट स्टेप लिए जा सके इम्प्रूव करने के लिए लीगल या पॉलिसी एनवायरनमेंट, और जो डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन इन लोगों का वो एंड किया जा सके, ताकि जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट साइन किए हुए हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हो या वर्कर्स के लिए हो, वो सब कुछ कंप्लाई किया जा सके। दूसरा इसमें कहा कि कंसल्टेशन करना चाहिए इस ग्रुप की कम्युनिटी के साथ, सोशल डायलॉग इम्प्रूव करना चाहिए एम्प्लॉयर्स और वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ताकि इनका आइडेंटिफिकेशन का जो एक बैरियर है वो रिमूव हो सके,
और जब भी लेबर मार्केट में एंटर करे तो एक्सेस कर पाए, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो या फिर वो सोशल प्रोटेक्शन के अदर स्कीम्स हो। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए विद स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री एसोसिएशन, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सिग्निफिकेंट लोग काम करते हैं, तो उनकी जो ग्रुपिंग है वो अच्छे से हो पाए, वो ये इश्यूज फेस ना करे। सेक्टरल यूनियन और इनफॉर्मल इकोनॉमी के वर्कर का एसोसिएशन उनका मॉनिटर, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो इनफॉर्मल इकोनॉमी में, और जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन इस जेंडर और सेक्शुअल आइडेंटिटी के रिगार्डिंग वो एंड किया जा सके। थर्ड फोर्थ इसमें कहा गया कि एनकरेज करो एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि एंड हो सके सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, विच विल मेक बिजनेस सेंस टू द वर्क ऑन LGBTQ इंक्लूजन। डिस्क्रिमिनेशन एंड होगा तभी तो इंक्लूजन होगा, ये उसका फोर्थ रिकमेंडेशन है। अब वर्क प्लेस डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस इंक्लूडिंग द LGBTQ कम्युनिटी इज़ बेटर फॉर बिजनेस। डाइवर्सिटी से डेफिनेट है कि रिजल्ट इंप्रूव होगा। ये क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से राइट कंडीशंस, जो कि एक तरह से परफेक्ट कंडीशन है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड पॉलिसी गाइडेंस टू देयर मेंबर्स, अंडरटेक एडवोकेसी और अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स वगैरह CSR फंड के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू कैंपेन्स कर सकें। प्रमोट करे सोशल डायलॉग को, कलेक्टिव बार्गेनिंग को, ताकि फैसिलिटेट हो पाए लर्निंग और शेयरिंग ऑफ गुड प्रैक्टिसेस अमंग द मेंबर्स। बेस्ट प्रैक्टिसेस का जो कल्चर है वो भी डेवलप करने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ट्रेड यूनियन को भी हेल्प करना चाहिए, इनको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ट्रेड यूनियन इनको रिप्रेजेंट ना करे। सो इस ग्रुप को, ट्रेड यूनियन को भी बेसिकली रिप्रेजेंटेशन में इम्प्रूव करना चाहिए, और ताकि ये अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकें। वर्कर एसोसिएशन कैन ऑल्सो एंश्योर दैट द इश्यूज अफेक्टिंग द LGBTQ वर्कर्स आर रिप्रेजेंटेड इन कलेक्टिव बार्गेन एग्रीमेंट्स विद एम्प्लॉयर्स इन वर्क प्लेस पॉलिसीज एंड अदर टूल्स। यानी कि इनको खुद का भी एक यूनियन और एसोसिएशन बनाना चाहिए, ताकि कलेक्टिव बार्गेनिंग ये कर सके विद द एम्प्लॉयर और द गवर्नमेंट, और जो इनका एनवायरनमेंट है, वर्क कल्चर है, वो इम्प्रूव हो सके। दैट्स इट। दिस टॉपिक इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेज सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन, एक इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सेक्स वर्क है वो एक प्रोफेशन में काउंट होगा, जिसकी प्रैक्टिशनर एंटाइटल्ड है कुछ डिग्निटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अंडर द लॉ। यानी कि प्रोटेक्शन और डिग्निटी दोनों के लिए एंटाइटल्ड है, और प्रोफेशन माना जाएगा सेक्स वर्क। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया पुलिस को कि नाइदर दे शुड इंटरफेयर, ना तो उनके काम में इंटरफेयर करे, ना ही कोई क्रिमिनल एक्शन ले अगर अडल्ट लोग कंसेंटिंग सेक्स या सेक्स वर्कर का काम कर रहे हैं। एक तो अडल्ट होना चाहिए और वो कंसेंट के साथ होना चाहिए, उसके बाद उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए पुलिस का। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि हर एक इंडिविजुअल जो कंट्री में है उसको राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है, वो किस तरह से उस लाइफ को जीता है वो उसका अधिकार है। तो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होता है इस केस में भी। प्रॉब्लम्स मेजरली क्या फेस करते हैं सेक्स वर्कर? अगर देखा जाए सेक्स वर्कर जितने भी होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो है वो है पुलिस से। सबसे ज़्यादा एक्ट ऑफ वायलेंस है वो पुलिस कंडक्ट करती है इनके खिलाफ। 22,000 वुमेन इन वेस्ट बंगाल फेस्ड 1,22,000 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस। उसके अलावा कौन कौन विक्टिमाइज करता है? बाबू लोग, जो रीजनल बड़े लोग होते हैं, लोकल गुंडे, लैंड लेडी, कस्टमर, और बाकी के जो ताने मारने वाले होते हैं कुछ कैटेगरी के लोग, वो। तो मेजर प्रॉब्लम होती है पुलिस है, जो प्रोटेक्शन के लिए वो ही सबसे ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन सेक्स प्रोफेशन। अब अडल्ट सेक्स वर्कर आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। क्रिमिनल लॉ इक्वली अप्लाई होगा सभी केसेस पे ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड कंसेंट। अगर एज एंड कंसेंट है तो कोई इशू नहीं है, वरना क्रिमिनल लॉ अप्लाई होगा। If worker is an adult and is participating with consent, the police must refrain from interfering or taking any criminal action. यानी कि वर्कर अगर अडल्ट है और कंसेंट के साथ सेक्स वर्कर का काम कर रहा है तो पुलिस को कोई अधिकार नहीं होगा इंटरफेयर करने का। ये पुलिस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। चाइल्ड सेक्स वर्कर के केस में, A child sex worker should not be separated from the mother merely on the ground that she is in the sex trade। यानी कि अगर एक मदर सेक्स वर्कर है तो उसकी चाइल्ड को उससे रिमूव या उससे अलग नहीं किया जा सकता मेयरली बिकॉज कि पुलिस को लगता है कि इसकी मदर सेक्स वर्कर है तो शी हैज़ टू बी अवे और ही हैज़ टू बी अवे। वो केस नहीं हो सकता। बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी एक्सटेंड टू सेक्स वर्कर्स
एंड देयर चिल्ड्रंस, इनकी जो बेसिक डिसेंसी है और लॉज है वो एक्सटेंड होंगे ना सिर्फ सेक्स वर्कर तक बल्कि उनके चिल्ड्रन तक, जो कि एक इम्पोर्टेंट स्टेप है. माइनर इन ब्रोथल. If a minor is found living in brothel or with sex worker, it should not be presumed that the child was trafficked. Merely presence, ये मीनिंग नहीं होना चाहिए कि अब ये जो चिल्ड्रन हैं किसी सेक्स वर्कर के, तो उनको ये नहीं कहना सकते कि भाई वो ट्रैफिकड लोग हैं और उनको रेस्क्यू की रिक्वायरमेंट है. इन केस सेक्स वर्कर क्लेम करे कि ही और शी और उनका सन या डॉटर है, मतलब कोई भी ब्रोथल के अंदर माइनर है, उसके ऊपर क्लेम करे कि ये उसका बेटा या बेटी है और वो ट्रैफिकड नहीं है, तो उसका टेस्ट कराया जा सकता है टू डिटरमाइन कि वो क्लेम करेक्ट है या नहीं है. अगर नहीं है तो डेफिनेटली उनको उनसे अलग किया जा सकता है, और अगर है उन्हीं का बेटा या बेटी है तो फोर्सफुली सेपरेट नहीं किया जा सकता. अब विक्टिम कौन है इस पूरे केस में? Sex worker who are victim of sexual assault should be provided immediate medical legal care. Media should take utmost care to not reveal identity of sex worker during arrest, raid or rescue operation. चाहे वो victim हो या accused हो, and not to publish or telecast any photo which would result in disclosure of such identities. यानी कि जो रेड होती है उसके ऊपर कैमरा लेके नहीं भागना है. So this was the overall ruling by the Supreme Court in regard to sex worker and making that as a profession and extending the legal rights to the people and recognizing them as a professional.